कल्पना करना भी मतलब थोड़ा मुश्किल है कि किसी जीव की जीभ ना एक स्प्रिंग लोडेड भाले की तरह काम करती हो। बिल्कुल, और वो भी इतनी तेजी से कि पलक झपकते ही शिकार को दबोच ले। हाँ, और हम यहाँ किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म के एलियन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे आसपास जो पेड़ों पर पाया जाने वाला बहुत ही साधारण सा जीव है गिरगिट, उसकी बात कर रहे हैं। सही कहा, मतलब जिसे हम अक्सर देखते तो हैं, पर सच कहूं तो उसकी असल जटिलता को बहुत कम लोग समझते हैं। एग्जैक्टली तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मकसद यही है कि हम इसी जीव का गहराई से विश्लेषण करें। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। आज की चर्चा के लिए हमने जो स्रोत और किताबें खंगाली है ना, जो कि इस पूरे विषय पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया पेश करती हैं। हाँ बिल्कुल, वे गिरगिट की बायोलॉजी को लेकर एक ऐसा दृष्टिकोण सामने रखती हैं जो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब इन स्रोतों का उद्देश्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि उसकी शारीरिक बनावट कैसी है। तो फिर असल उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य उस बेजोड़ इंजीनियरिंग को सामने लाना है जिसे वो एक महान रचयिता या कहें कि ईश्वर की अचूक निशानियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और सच में यहीं से इस विषय की असली गहराई शुरू होती है, क्योंकि जब हम प्रकृति को सिर्फ एक चलती फिरती अंधी प्रक्रिया मानने के बजाय एक डिजाइन के नजरिए से देखते हैं ना, तो हर छोटी सी बात एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। सही बात है। इन दस्तावेजों का भी ठीक यही दृष्टिकोण है। मतलब वे इस बात पर जोर देते हैं कि गिरगिट की जो भी क्षमताएं हैं उन्हें सिर्फ एक सामान्य बायोलॉजिकल अडेप्टेशन या जिसे हम जैविक अनुकूलन कहते हैं वो मान लेना काफी नहीं है। राइट। हमें उस भौतिकी, रसायन विज्ञान और उन्नत तकनीक को समझना होगा जो इस छोटे से जीव के डीएनए में पहले से कोडेड है। तो चलिए सीधे उस जीव की दुनिया और उसकी शारीरिक तकनीक में प्रवेश करते हैं। किसी भी जीव के अस्तित्व में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती होती है ना, वो होती है भोजन जुटाना। बिल्कुल, सर्वाइवल सबसे जरूरी है। और आप सोचिए, एक धीमी गति से चलने वाले जीव के लिए उड़ते हुए कीड़ों का शिकार करना लगभग असंभव लगता है। मतलब गिरगिट बहुत धीमा चलता है ना। हाँ, एकदम स्लो मोशन में। लेकिन गिरगिट के पास कुछ ऐसा है जो इस कमी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और यहाँ उसकी आंखों की बनावट का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए, बिना सटीक रडार के कोई भी मिसाइल काम नहीं कर सकती। वाह, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है, रडार और मिसाइल। स्रोत के अनुसार शिकार की जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो गिरगिट की आंखों से ही शुरू होती है। अच्छा, वो कैसे? उसकी आंखें एक दूसरे से पूरी तरह आजाद होकर काम करती हैं। मतलब एक आंख अगर आगे देख रही है तो दूसरी ठीक उसी वक्त पीछे या ऊपर देख सकती है। सच में? मतलब वो एक साथ दो अलग अलग दिशाओं में देख सकता है? बिल्कुल, ये उसे पूरा 360 डिग्री को विजन देता है। वो बिना अपना सिर हिलाए अपने आसपास के पूरे माहौल को आराम से स्कैन कर सकता है। बाप रे, ये तो किसी एडवांस्ड सिक्योरिटी कैमरे जैसा हो गया है ना? लेकिन सबसे दिलचस्प बात तब होती है जब उसे अपना शिकार मिल जाता है। तब वो अपनी दोनों आंखों को आगे की तरफ घुमाता है और सीधे उस शिकार पर केंद्रित कर लेता है। यहाँ मैं एक अंदाजा लगाना चाहूंगी। अगर वो दोनों आंखों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो डेप्थ परसेप्शन का इस्तेमाल कर रहा है, राइट? एग्जैक्टली। मतलब दूरी का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगाना। जैसे ही दोनों आंखें एक जगह फोकस होती हैं, मुझे लगता है उसके दिमाग में शिकार की दूरी का एक पूरा 3D मैप बन जाता होगा। विज्ञान भी ठीक यही कहता है। शिकार की सटीक दूरी जाने बिना ना उसकी जीभ का हमला कभी सफल हो ही नहीं सकता। 1 मिलीमीटर की भी चूक हुई तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। और जैसे ही वो दूरी तय होती है, तब शुरुआत होती है उस अचूक हथियार की जिसके बारे में हमारा स्रोत बहुत विस्तार से चर्चा करता है। हाँ, उसकी जीभ। और ये कोई साधारण जीभ नहीं है। ये मुंह के अंदर सामान्य जीवों की तरह नहीं रहती। तो फिर कैसे रहती है? ये एक एकॉर्डियन की तरह मुड़ी हुई और तय होकर एक हड्डी के ऊपर लिपटी रहती है। एकॉर्डियन मतलब वो बाजा जिसे बजाने के लिए खींचा और सिकोड़ा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। एक सेकंड रुकिए, मुझे हमेशा लगता था कि उनकी जीभ बस एक लंबी चाबुक की तरह होती है जिसे वो बाहर फेंकते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन मुंह के अंदर एकॉर्डियन की तरह मुड़कर रहना ये बहुत ही अलग और कॉम्प्लेक्स तकनीक है। स्रोत ये भी बताता है कि जब हमला होता है तो जीभ 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार महज 1 सेकंड के 100वें हिस्से में पकड़ लेती है। बिल्कुल, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में। मतलब अगर हम न्यूटन के गति के नियमों को देखें ना, तो इतनी भयानक तेज गति और इतने जोरदार झटके से तो उसकी मांसपेशियां फट जानी चाहिए या फिर उस जीभ का जबड़ा ही उखड़ जाना चाहिए। ये काम कैसे कर रहा है? वो खुद को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? यही तो इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे देखकर जीव विज्ञानी भी हैरान रह गए थे। देखिए, ये सिर्फ मांसपेशियों की ताकत से मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो फिर ताकत कहाँ से आती है? जैविक मांसपेशियां इतनी तेजी से सिकुड़ी नहीं सकती कि वे इतनी तेज गति पैदा कर सकें। स्रोत और जो आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च है वो बताती है कि इसके पीछे इलास्टिक रिकॉइल की भौतिकी काम करती है। इलास्टिक रिकॉइल मतलब जैसे रबर बैंड को खींचकर छोड़ना? एग्जैक्टली। जीभ के अंदर एक विशेष प्रकार का लोचदार ऊतक होता है, इलास्टिक टिश्यू। शिकार करने से ठीक पहले गिरगिट अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके उस लोचदार ऊतक को खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई तीर चलाने से पहले धनुष की डोरी को खींचकर उसमें ऊर्जा जमा कर रहा हो। अरे वाह! तो वो मांसपेशियों की ताकत से सीधा हमला नहीं कर रहा है, बल्कि वो संग्रहित लोचदार ऊर्जा यानी जो पोटेंशियल एनर्जी जमा हुई है उसे एक झटके में आजाद कर रहा है। हाँ, इस प्रक्रिया में यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे ही वो ऊर्जा आजाद होती है ना, जीभ एक स्प्रिंग की तरह बाहर निकलती है। लेकिन फिर उस झटके का क्या? जबड़ा क्यों नहीं टूटता? उसके लिए उस जीभ और मुंह की हड्डियों के बीच एक पूरा शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम होता है जो पीछे की ओर लगने वाले धक्के को पूरी तरह से सोख लेता है। ये तो कमाल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती।
जीभ का अगला हिस्सा भी एक वैक्यूम कप की तरह काम करता है। जैसे ही वो कीड़े से टकराता है, वो सिर्फ चिपकता नहीं है, बल्कि एक छोटा सा सक्शन या खिंचाव पैदा करता है, जिससे शिकार पूरी तरह उसमें फंस जाता है। जरा इस प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में सोचिए। मतलब आंखों से दूरी नापना, फिर धनुष की तरह ऊर्जा जमा करना, फिर उस स्प्रिंग को आजाद करना, वैक्यूम से शिकार को दबोचना और वापस मुंह में खींच लेना। हाँ, और ये सब एक पलक झपकने से भी कम समय में हो रहा है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, और वो सवाल बहुत वाजिब भी है। सवाल ये है कि अगर विकासवाद यानी इवोल्यूशन के अनुसार ये सब धीरे धीरे विकसित हुआ होता तो क्या ये संभव था? इन दस्तावेजों का बहुत ही स्पष्ट तर्क है कि ये किसी अंधे विकास या ब्लाइंड इवोल्यूशन का नतीजा नहीं हो सकता। मतलब वो इत्तेफाक नहीं मानते इसे? बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार ये एक ऐसी प्रणाली है जिसे इररेड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। इररेड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, इसका मतलब है कि अगर इस पूरे सिस्टम में से एक भी पुर्जा काम ना करे ना, जैसे मान लीजिए अगर वैक्यूम कप ना हो या वो शॉक एब्जॉर्बर ना हो, तो पूरी की पूरी प्रणाली बेकार हो जाएगी। सही बात है। अगर शॉक एब्जॉर्बर नहीं होगा तो उसका मुंह टूट जाएगा। एग्जैक्टली, आधा अधूरा विकसित स्प्रिंग किसी काम का नहीं होगा। इसलिए किताब का ये दावा है कि ये सिस्टम पहले दिन से ही पूरी तरह से विकसित और काम करने के लिए तैयार अवस्था में मौजूद होना चाहिए। ये नजरिया वाकई हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ ये इतना आक्रामक बायोलॉजिकल वेपन सिस्टम है, लेकिन जंगल में सिर्फ शिकार करना ही सब कुछ नहीं होता ना? हाँ, डिफेंस भी उतना ही जरूरी है। होता है। और यहीं से हम गिरगिट की उस खासियत की तरफ बढ़ते हैं जो उसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर बनाती है। उसका छलावरण? हाँ, उसका छलावरण, या कहें कि रंग बदलने की कला, कैमोफ्लॉज। छलावरण के मामले में ये जीव कुदरत का सबसे बड़ा जादूगर माना जाता है। स्रोत इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि गिरगिट किस तरह अपने आसपास के माहौल, जैसे कोई हरी पत्ती हो या पेड़ की भूरी छाल, उसके अनुसार खुद को ढाल लेता है। और ये सिर्फ छिपने के लिए नहीं होता ना? नहीं, ये सिर्फ छिपने के लिए नहीं है, बल्कि अपना तापमान नियंत्रित करने और दूसरे गिरगिटों के साथ संवाद करने के लिए भी होता है, कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ मेरे मन में हमेशा एक सवाल उठता था। मुझे बचपन से लगता था कि जब वे हरी पत्ती पर बैठते हैं तो उनकी आंखें हरा रंग देखती हैं, दिमाग फैसला करता है और फिर वो अपने शरीर में कोई हरा रसायन या पिगमेंट छोड़ देते हैं, जैसे हम पानी में हरा रंग मिलाते हैं। क्या ये वाकई में किसी पेंटर की तरह रंगों को मिला रहे हैं? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। विज्ञान इसे एक बहुत ही अलग और कहीं ज्यादा जटिल तरीके से समझाता है। उनके पास हर रंग का कोई पेंट या पिगमेंट मौजूद नहीं होता। तो फिर रंग कैसे बदलता है? उनकी त्वचा के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें क्रोमेटोफोर्स और इरिडोफोर्स कहा जाता है। असल खेल इन इरिडोफोर्स का है। इरिडोफोर्स? हाँ, इनमें नैनो क्रिस्टल्स होते हैं। गिरगिट असल में रंग नहीं बदलता, बल्कि वो अपनी त्वचा के अंदर इन क्रिस्टल्स के बीच की जो दूरी है ना, उससे बदल देता है। यहाँ जरा रुकते हैं। क्रिस्टल के बीच की दूरी, इसका मतलब है कि हम यहाँ रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से ज्यादा प्रकाश की भौतिकी या फिजिक्स ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। जब वे शांत होते हैं तो ये क्रिस्टल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, और तब वे नीले या हरे रंग की छोटी तरंगदैर्घ्य यानी शॉर्ट वेवलेंथ वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। और जब वे खतरे में होते हैं या गुस्सा होते हैं तब? जब वे उत्तेजित होते हैं या माहौल के हिसाब से बदलना चाहते हैं तो उनकी त्वचा सिकुड़ती या फैलती है। इससे उन क्रिस्टल्स के बीच की जगह बढ़ जाती है और तब वे लाल या पीले रंग जैसी लंबी तरंगों को यानी लॉन्ग वेवलेंथ को दर्शाने लगते हैं। वाह! ये रंगीन पिगमेंटेशन से ज्यादा स्ट्रक्चरल कलरेशन का एक अद्भुत उदाहरण है। ये तो सैन्य स्तर की नैनो टेक्नोलॉजी जैसी बात हो गई। हम इंसान इस तरह के स्मार्ट मटेरियल बनाने के लिए आज करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं ताकि ऐसी सतहें बनाई जा सकें जो प्रकाश के हिसाब से अपना रंग बदल लें। हाँ, वैज्ञानिक इसी की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये छोटा सा जीव बिना किसी आधुनिक लैब के पल भर में अपने सेलुलर स्ट्रक्चर को बदलकर ये कर रहा है। लेकिन इसमें एक और पहेली है। क्या ये सब कुछ वो सोच समझ कर करता है? मतलब क्या उसे पता होता है कि मुझे लाल रंग का प्रकाश परावर्तित करना है? इस पर जो रिसर्च है वो बताती है कि ये प्रक्रिया काफी हद तक स्वचालित होती है, ऑटोमेटिक होती है। स्रोत ये तर्क देता है कि गिरगिट की त्वचा के पास खुद की एक जन्मजात चेतना या इनेट कॉन्शियसनेस होती है। त्वचा के पास चेतना? हाँ, कुछ ताजा अध्ययनों से यह भी पता चला है कि उनकी त्वचा भी प्रकाश को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। अच्छा, यानी सिर्फ आंखें ही नहीं, उनकी त्वचा भी सीधे तौर पर प्रकाश को देख या महसूस कर सकती है और ठीक उसके अनुसार उन नैनो क्रिस्टल्स को व्यवस्थित कर सकती है। ये जानकारी तो सच में हैरान करने वाली है। त्वचा खुद प्रकाश को महसूस करके अपना भौतिक ढांचा बदल रही है। मतलब किसी केंद्रीय नियंत्रण कक्ष या दिमाग के लंबे सोच विचार की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इस पूरे डिजाइन को एक सॉफ्टवेयर मान लेना तो ये एक ऐसा ऑटो पायलट सिस्टम है जिसमें कोई मानवीय या जीव जगत की बुद्धिमत्ता काम नहीं कर रही है, बल्कि एक बहुत ही हाई लेवल कोडिंग काम कर रही है। एग्जैक्टली। और ये ही वो बिंदु है जहां आज की स्रोत सामग्री विज्ञान और दर्शन यानी फिलोसफी को एक साथ जोड़ देती है।
इन दस्तावेजों का मुख्य संदेश ये है कि जब हम इस तरह की स्ट्रक्चरल कलोरेशन या फिर उस इलास्टिक रिकॉइल वाली जीव जैसी प्रणालियों को देखते हैं तो हम एक ऐसे जीव को देख रहे होते हैं जिसे खुद नहीं पता कि भौतिकी क्या है या नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। जाहिर है उसने कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री तो ली नहीं है कि वो नैनो क्रिस्टल्स को बैठकर व्यवस्थित कर सके। सही कहा, और इसीलिए स्रोत इसी बात का खंडन करता है कि यह महज एक इत्तेफाक या अनगिनत पीढ़ियों के रैंडम म्यूटेशन का परिणाम हो सकता है। तो वो इसे क्या मानते हैं? किताब इस बेजोड़ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और परफेक्ट डिजाइन को स्पष्ट रूप से एक सर्वोच्च रचयिता या ईश्वर की एक महान निशानी के रूप में प्रस्तुत करती है। उनका तर्क बहुत सीधा है कि एक प्रोग्रामर के बिना कोई जटिल सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। राइट। उसी तरह गिरगिट के डीएनए में जो ये अचूक कोडिंग मौजूद है वो ब्रह्मांड के एक मास्टर डिजाइनर के असीमित ज्ञान का सीधा प्रमाण है। चाहे कोई इस दार्शनिक निष्कर्ष से सहमत हो या ना हो, लेकिन स्रोत की इस बात को नजरअंदाज करना वाकई मुश्किल है कि प्रकृति की ये जटिलता हमें आश्चर्यचकित कर देती है। मतलब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एक ऐसे जीव के अंदर जिसे हम बहुत ही साधारण मानते हैं, उन्नत भौतिकी और ऑप्टिकल इंजीनियरिंग की प्रणालियां एक साथ काम कर रही हैं। बिल्कुल, और इस जानकारी का सबसे बड़ा मूल्य यही है कि ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देती है। वो कैसे? मतलब जब हम किसी व्यवस्था को इतनी गहराई से समझते हैं ना, तो उसके पीछे के डिजाइन की सराहना करना आसान हो जाता है। आप फिर उसे सिर्फ एक जानवर नहीं मानते। सही बात है। तो अगर हम इस डीप डाइव के मुख्य पहलुओं को समेटें तो आज हमने सिर्फ एक जीव के बारे में नहीं जाना, हमने शिकार करने की एक ऐसी तकनीक को समझा जो गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों को चुनौती देती है। हाँ, वो 360 डिग्री का रडार विजन जो पलक झपकते ही एक 3D मैप में बदल जाता है। बिल्कुल, और एक ऐसी जीभ जो सिर्फ मांसपेशियों से नहीं बल्कि एक स्प्रिंग की तरह लोचदार ऊर्जा से चलती है और उसमें वैक्यूम की ताकत भी शामिल है। और उसके साथ ही बचने और संवाद करने का वो नैनो तकनीकी जादू, मतलब बिना किसी रसायन या पेंट के सिर्फ अपनी त्वचा के क्रिस्टल्स की दूरी में बदलाव करके प्रकाश की तरंगों से खेलने की वो अद्भुत कला। और इन सब के ऊपर त्वचा का खुद प्रकाश को महसूस कर पाना, ये एक ऐसा बायोलॉजिकल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जिसने इंसानी वैज्ञानिकों को सालों से प्रेरित भी किया है और उलझा कर भी रखा है। सच में। और इन दोनों पहलुओं का अध्ययन हमें हमारे स्रोत के उस निष्कर्ष पर ले जाता है जो इस पूरी व्यवस्था को एक महान और सर्वोच्च डिजाइन का हिस्सा मानता है। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति में संतुलन, बुद्धिमत्ता और इंजीनियरिंग का जो स्तर है वो किसी भी इंसानी कल्पना से बहुत आगे है। यह हमें सिखाता है कि हर छोटे से जीव का अपना एक विशेष स्थान और एक परफेक्शन है। एग्जैक्टली। प्रकृति के इस तरह के अध्ययन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि यह हमारी उत्सुकता को एक नई दिशा देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो कुछ हमें साधारण लगता है उसके पीछे के क्यों और कैसे को जानना कितना जरूरी है। और मुझे लगता है कि यही विज्ञान और दर्शन का असली मिलन है। बिल्कुल। और इसी उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आखिर में एक ऐसा विचार छोड़ के जाना उचित होगा जो इस चर्चा को एक कदम और आगे ले जाए। जरा इस बारे में सोचिए, अगर महज एक छोटे से गिरगिट की त्वचा में प्रकाश को पढ़ने और नैनो क्रिस्टल्स के जरिए तुरंत अपना भौतिक ढांचा बदलने की इतनी सटीक तकनीक मौजूद है, तो विशाल महासागरों की गहराइयों या वर्षा वनों के अंधेरों में ऐसी और कितनी बायोलॉजिकल प्रणालियां मौजूद होंगी जिन्हें खोजना अभी बाकी है। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? और भविष्य में क्या इंसान कभी अपनी अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में इस जैविक सॉफ्टवेयर और इलास्टिक भौतिकी की पूरी तरह से नकल कर पाएगा, या फिर प्रकृति की ये बेजोड़ कारीगरी हमेशा हमारे विज्ञान से एक कदम आगे ही रहेगी? इसी सवाल के साथ आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।